हाय, मैं हूं दानियाल और स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल जिसका नाम है क्वांटम डीएनए विद एनटीएसएसपी में। कल तक हम लोग बात कर रहे थे, हमारे साथ जितने भी क्वेश्चंस थे पीवाईक्यूज आए हुए या सीबीएसई सैंपल पेपर में आए हुए, नीट के सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड फ्लावरिंग प्लांट चैप्टर के सारे क्वेश्चंस को हम लोग कर रहे थे, जिसमें आपने देखा था कि लास्ट हम लोग ने इस सीरीज के 5 क्वेश्चंस को सॉल्व कर लिया था। तो अभी नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6, वो हमारा नीट 2017 से आया हुआ क्वेश्चन है। तो सबसे पहले हम लोग इस क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर देखिए, क्वेश्चन में पूछा गया है, विच अमंग द फॉलोइंग इंडिकेट्स द सेट ऑफ स्ट्रक्चर विच आर डिप्लॉयड, हैप्लॉयड एंड ट्रिप्लॉयड रिस्पेक्टिवली। कह रहा है कि यहाँ पर कुछ आपको सेट्स दे रखे हैं नीचे, और ये नीट 2017 का क्वेश्चन है और इस टाइप के क्वेश्चंस आपसे बहुत पूछे जाते हैं, बार बार पूछे जाते हैं। तो अब इसमें कुछ इन्होंने आपको नीचे सेट दिए हैं, जिसमें पूछा है डिप्लॉयड कौन सा है, हैप्लॉयड कौन सा है और ट्रिप्लॉयड कौन सा है, और रिस्पेक्टिवली मतलब इसी सीरीज में आपको साथ साथ लगाना है। मतलब सबसे पहले आपको 2n डिप्लॉयड लिखना है, फिर आपको हैप्लॉयड वाला लगाना है। हैप्लॉयड को किससे लिखते हैं हम लोग? n से। और फिर हम लोग को लगाना है ट्रिप्लॉयड। ट्रिप्लॉयड बोले तो 3n स्ट्रक्चर किसी भी प्लांट के अंदर। बेसिकली ये बात तब होगी जब एंजियोस्पर्मिक प्लांट हो, उसके लिए। तो अभी यहाँ पर हम लोग पहला सीरीज देखें। पहले में एम्ब्रियो सेक, फिर एग सेल और प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल। इसको इस सीक्वेंसिंग में देखें। एम्ब्रियो सेक हमारा कैसा होता है? ये हैप्लॉयड होता है। तो पहला इन्होंने हैप्लॉयड दे रखा है, जबकि हमें पहला डिप्लॉयड ढूंढना है। दूसरा इन्होंने हैप्लॉयड दे रखा है और तीसरा ट्रिप्लॉयड दे रखा है। तो लास्ट के दो तो इन्होंने सही सीक्वेंसिंग में दिए, लेकिन एम्ब्रियो सेक दे दिया, ये भी हैप्लॉयड है। तो ये हैप्लॉयड हैप्लॉयड ट्रिप्लॉयड हो गया, तो ये गलत हो गया। दूसरा अगर हम लोग देखें, पहला कह रहे हैं जाइगोट, दूसरा कह रहे हैं एंटीपोडल और तीसरा कह रहे हैं एंडोस्पर्म सेल। तो अभी यहाँ पर अगर हम लोग देखें, जाइगोट हमारा डिप्लॉयड होता है, एंटीपोडल सेल हैप्लॉयड होती हैं, और प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल जो होती है वो ट्रिप्लॉयड होती है। ये बिल्कुल सही सीक्वेंसिंग में लगा हुआ है। इसके बाद में अगला आप रीचेक करने के लिए देख लो, जाइगोट हमारे डिप्लॉयड होंगे। पोलर न्यूक्लियाई में एक न्यूक्लियस की अगर बात करेंगे तो वो हैप्लॉयड होती हैं, और अगर पूरी सेंट्रल सेल की बात करेंगे तो डिप्लॉयड हो जाती है। तो फिलहाल ये हैप्लॉयड हम मान सकते हैं इसको, लेकिन फिर तीसरे नंबर पर इन्होंने एंटीपोडल दे रखी है, जो कि फिर से क्या हो जाएंगी? हैप्लॉयड हो जाएंगी। तो ये ऑप्शन हमारा गलत हो गया। अगले क्वेश्चन में कह रहा है सेकेंडरी न्यूक्लियस, जाइगोट एंड प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल। अब जो सेकेंडरी न्यूक्लियस है वो भी हमारा हैप्लॉयड होता है, तो ये भी डिप्लॉयड स्ट्रक्चर नहीं है। और दूसरे नंबर पर जो जाइगोट दे रखा है वो भी डिप्लॉयड नहीं है, जबकि दूसरे नंबर पर हैप्लॉयड यहाँ पर पूछा है और जाइगोट डिप्लॉयड है। तो ये भी हमारा गलत हो गया। सही ऑप्शन हमारे पास कौन सा है? जाइगोट, एंटीपोडल सेल एंड द प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल। इस टाइप का क्वेश्चन नीट 2017 में आया है, लेकिन इस टाइप के कई क्वेश्चन इसमें थोड़ा थोड़ा चेंज करके कि आपको ये हैप्लॉयड इधर, डिप्लॉयड इधर, ट्रिप्लॉयड इधर, कुछ भी चेंज करके वो आपसे इस टाइप से क्वेश्चन बहुत पूछते हैं, और लगभग हर टाइप के एग्जाम में इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगला क्वेश्चन अगर हम लोग देखें, उसमें पूछा है, ये सीबीएसई सैंपल पेपर का क्वेश्चन है, चूज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग पॉलिनेशन। अगर पॉलिनेशन हो रहा है कहीं पर, पॉलिनेशन तो हम लोग जानते हैं ट्रांसफर ऑफ पोलन का ट्रांसफर होकर कहाँ पहुंचना? स्टिग्मा की सरफेस तक पहुंचना क्या कहलाता है? पॉलिनेशन कहलाता है। तो पॉलिनेशन के रिगार्डिंग कुछ स्टेटमेंट नीचे दे रखे हैं, उन स्टेटमेंट में पूछा है इनकरेक्ट स्टेटमेंट कौन सा है। चलिए देखते हैं क्या क्या हमारे पास ऑप्शंस दे रखे हैं इन्होंने। 4 ऑप्शंस यहाँ पर इन्होंने हम लोग को दिए हुए हैं, जिसमें पहला है एन एनिमोफिलस फ्लावर। एनिमोफिलस फ्लावर कौन सा होता है? जिसमें एयर के थ्रू पॉलिनेशन होता है। पोलन ग्रेन्स आर प्रोड्यूस्ड इन इनॉर्मस अमाउंट। इनॉर्मस मतलब बहुत ढेर से। तो जहां पर एयर का पॉलिनेशन होगा वहां पर पोलन ग्रेन बहुत ज्यादा बनेंगे। बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है, गलत स्टेटमेंट नहीं है ये। क्यों करेक्ट स्टेटमेंट है? क्योंकि भाई एयर के थ्रू पॉलिनेशन होने में ज्यादा पोलन ग्रेन्स बनेंगे, क्योंकि किस डायरेक्शन में पोलन ग्रेन्स को मूव करना है ये भी नहीं पता होता। तो ये एनिमोफिलस में इनॉर्मस अमाउंट में बनेंगे पोलन ग्रेन्स, सही है। सेकंड कह रहा है हाइड्रोफिली इज लिमिटेड टू ओनली 30 जेनरा एंजियोस्पर्म मोस्ट ऑफ विच आर मोनोकोटिलिडन। कह रहा है हाइड्रोफिली किसमें होती है? जहां पर वाटर के थ्रू पॉलिनेशन हो। कह रहे जिसमें वाटर के थ्रू पॉलिनेशन हो वो सिर्फ 30 जेनरा हमारे पास है, 30 जीनस हमारे पास है जिसमें होती है एंजियोस्पर्म में, और ज्यादातर उसमें कैसे हैं? मोनोकॉट है। ये बात भी बिल्कुल सही है। एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स पहले तो हाइड्रोफिली बहुत रेयर केसेस में करते हैं, वही प्लांट हाइड्रोफिली करते हैं जिनके अंदर पानी में जो होते हैं। तो पानी में हमारे एंजियोस्पर्म्स कम हैं और 30 जेनरा के करीब हैं, और उसमें ज्यादातर कॉटिलिडन प्लांट्स हैं। तो बिल्कुल गलत नहीं है, क्योंकि
जो हाइड्रोफिली करने वाले होते हैं वो डाइकोट अगर होंगे, उनका साइज बड़ा होगा, वो एक्वेटिक हैबिटेट में रहने के लिए स्टेबल नहीं होंगे। तो ये करेक्ट स्टेटमेंट भी बिल्कुल सही है। थर्ड अगर हम लोग देखें, आंट्स एंड बर्ड्स, आंट्स के थ्रू एंटोमोफिली, बर्ड्स के थ्रू ऑर्निथोफिली आर द डोमिनेंट बायोटिक पॉलिनेटिंग एजेंट। ये बहुत डोमिनेट करने वाले बायोटिक पॉलिनेटिंग एजेंट होते हैं अमंग ऑल एनिमल्स, सारे एनिमल्स के अंदर। अब यहां पर अगर ध्यान से देखो, आंट्स ठीक है, आंट्स करती हैं पॉलिनेशन, बर्ड्स भी करती हैं पॉलिनेशन, लेकिन ये कह रहा है कि बायोटिक पॉलिनेटिंग एजेंट में जितने भी दुनिया में एनिमल हैं सब में सबसे ज्यादा डोमिनेंट है। ये गलत है, क्योंकि आपको पता है सबसे ज्यादा पॉलिनेशन करने वाला जो एनिमल है वो कौन है? हनी बी। हनी बी भी इंसेक्ट है, लेकिन यहां पर इन्होंने आंट्स को दे रखा है, इंसेक्ट नहीं बोला इन्होंने क्या बोला है? आंट बोला है। तो हनी बी आंट्स में नहीं आती, हनी बी किस में आती है? इंसेक्ट में आती है। तो बर्ड्स भी पॉलिनेशन करती हैं, कुछ बर्ड्स हैं जैसे हैमर बर्ड्स हैं, ये सब हमिंग बर्ड्स हैं, ये सब करती हैं पॉलिनेशन, लेकिन बहुत ज्यादा नहीं करती, डोमिनेटिंग नेचर में ये नहीं आती। हनी भी डोमिनेटिंग नेचर में आती है। अगर ये कहते हैं हनी बी है या एफिड्स हैं तो हम मान सकते थे कि ये बहुत ज्यादा पॉलिनेशन कर सकते हैं। हालांकि एफिड्स जो होते हैं वो नेगेटिव इंपैक्ट भी डालते हैं प्लांट के ऊपर पॉलिनेशन के साथ साथ। तो ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। अगला आप देख लीजिए, चेक के लिए, फिलहाल हमें इनकरेक्ट मिल गया है। पोलन रॉबर्स इंसेक्ट, वो इंसेक्ट जो पोलन ग्रेन को चुराते हैं, लेकर जाते हैं, वो कंज्यूम कर देते हैं, खर्च कर देते हैं पोलन ग्रेन्स को विदाउट ब्रिंगिंग अबाउट पॉलिनेशन, बिना पॉलिनेशन करे हुए। ये बात बिल्कुल सही है, ये स्टेटमेंट गलत नहीं है, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। क्यों? क्योंकि जो पोलन रॉबर्स होते हैं वो ले जाकर अपने पास रख लेते हैं या उसको फीडिंग कर लेते हैं उसकी, तो इस वजह से ये स्टेटमेंट ठीक है। तो सही ऑप्शन जो हम लोग को मिलेगा, क्योंकि इनकरेक्ट पूछा गया था, वो ये रहेगा। इस टाइप के क्वेश्चन आपसे बहुत पूछेंगे जिसमें आपको चारों ऑप्शंस पढ़कर ही आंसर करना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम लोग देखें क्वेश्चन नंबर 8 को, तो इसमें यहां पर पूछा गया है, नीट 2019 का क्वेश्चन है ये, ध्यान से इसको लगाइएगा। क्या पूछा है इसमें? विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन टेक्निक। आपने मेरे साथ ही पढ़ा है चैप्टर 2 में, दो टॉपिक पढ़े थे, एक पढ़ा था इमेस्कुलेशन और एक पढ़ा था बैगिंग। इमेस्कुलेशन में क्या होता है? जब हम एंथर को किसी भी फोर्सेप के थ्रू या चिमटी के थ्रू कट करके निकाल देते हैं, दैट इज कॉल्ड इमेस्कुलेशन। बैगिंग, उसके बाद जब आप कोई पॉली बैग चढ़ा देते हो, उसको कवर कर देते हो, वो क्या कहलाती है? बैगिंग कहलाती है। ये यूज किस में करते थे? आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन में करते थे। तो उसकी सीक्वेंसिंग पूछ रहा है कि सही सीक्वेंसिंग क्या रहेगी इस पूरी प्रोसेस की। देखिए यहां जल्दी से कह रहा है, सबसे पहले हम बैगिंग करेंगे, सबसे पहले किसी भी फ्लावर के ऊपर बैग चढ़ा देंगे। ये तो बेवकूफ़ी है भाई, बैग क्यों चढ़ा दोगे सबसे पहले? सबसे पहले तो उसके एंथर तोड़ोगे फिर बैग चढ़ाओगे, तो ये तो गलत हो गया। सेकंड ऑप्शन अगर हम लोग देखें, सबसे पहले करा इमेस्कुलेशन, सबसे पहले इन्होंने पोलन ग्रेन्स के एंथर को कट कर दिया फ्लावर के, फिर उस पर बैग चढ़ा दिया, दोबारा उसको कवर कर दिया। इधर देखिए, जैसे ये कोई फ्लावर है, इसमें ये एंथर है, तो इन्होंने सबसे पहले कह रहे हैं, सबसे पहले हमने इसको कट कर दिया। ये देखो, इसको सीजर के थ्रू रिमूव कर दिया, हट गई है। अब क्या करा? अब इसके ऊपर कोई बैग चढ़ा दिया, कोई इसके ऊपर कवरिंग कर दी। तो ये बात समझ में आई कि आपने पहले इमेस्कुलेशन करा फिर बैगिंग करा, यहां तक ठीक है। फिर आपने करा रीबैगिंग, बैगिंग करने के बाद दोबारा बैग चढ़ा दिया। एक बार बैग कर चुके हो तो रीबैग क्यों कर रहे हो? फिर से बैग क्यों चढ़ा रहे हो बैग चढ़ाने के बाद में? ये पॉइंट हमारा गलत है। अगला देखिए, थर्ड ऑप्शन कह रहा है इमेस्कुलेशन, सबसे पहले पोलन ग्रेन को कट किया, फिर कह रहे हैं बैगिंग करी, फिर उसके ऊपर बैग चढ़ाया, फिर डी बैगिंग करी, फिर बैग को उतारा, और फिर पोलन डस्टिंग करी, फिर उसके ऊपर आर्टिफिशियल पोलन ग्रेन छिड़के, और फिर रीबैगिंग करी, दोबारा बैग को चढ़ा दिया। ये बात बिल्कुल सही है। अगर आप देखो ध्यान से, इधर देखिए, ये जिस सीक्वेंसिंग में कह रहे हैं, ये कह रहे हैं ये यहाँ पर पोलन ग्रेन्स थे, हमने सबसे पहले क्या करा? सबसे पहले इमेस्कुलेशन करा, मतलब इनको पोलन ग्रेन्स को कट कर दिया, फिर दोबारा में क्या करा? दोबारा में कह रहे बैगिंग कर दी, उसके ऊपर एक बैग चढ़ा दिया, कवर कर दिया, ताकि कोई दूसरे पोलन ग्रेन ना आ पाए, जो हम चाहते हैं वही पोलन ग्रेन्स आए। फिर डी बैगिंग करा, डी बैगिंग में ये आपने कवरिंग को हटा दिया, और फिर पोलन डस्टिंग, आपने अपनी मर्जी के जो पोलन को डस्ट करना था वो पोलन ग्रेन यहाँ पर आपने फीमेल के ऊपर छिड़क दिए। फिर आपने क्या करा? फिर आपने रीबैगिंग कर दी, और फिर आपने दोबारा इसके ऊपर पॉलिथीन चढ़ा दी। तो ये चीज बिल्कुल समझ में आ रही है, बिल्कुल सही सीक्वेंसिंग है, और यही ऑप्शन हमारा सही होगा।
लास्ट ऑप्शन भी एक बार आप चेक कर लो कि ये सही तो नहीं है। इसमें कह रहा है सबसे पहले इमैस्कुलेशन करी, पोलन ग्रेन कट करें, फिर रीबैगिंग कर दी। रीबैगिंग तो तब होगी जब पहले बैगिंग हो, फिर डीबैगिंग हो, तो ये तो रीबैगिंग ही पहले कर दे रहे हैं, ये ऑप्शन भी गलत है। तो सही सीक्वेंसिंग में ध्यान रखना, सबसे पहले इमैस्कुलेशन करते हैं, फिर बैगिंग करते हैं, फिर बैग उतारते हैं, फिर पोलन छिड़कते हैं और फिर दोबारा उसको रीबैग कर देते हैं। बढ़िया क्वेश्चन था ये नीट 2019 का। आगे अगला क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन सीबीएसई सैंपल पेपर का क्वेश्चन है। सीबीएसई सैंपल पेपर का क्वेश्चन है, उसमें पूछा व्हाइट कर्नल सराउंडेड द कोकोनट वाटर रिप्रेजेंट। जो कोकोनट वाटर होता है उसमें जो व्हाइट कर्नल होता है, व्हाइट कर्नल मतलब जो व्हाइट ईडिबल पार्ट होता है, कोकोनट का जो व्हाइट ईडिबल पार्ट होता है, कह रहा है वो किस चीज से बना होता है। फीमेल गैमेटोफाइट का बना होता है, सेलुलर एंडोस्पर्म का बना हो सकता है, न्यूक्लियर एंडोस्पर्म या मेगा स्पोरेंजियम होता है। याद करो आपने मेरे साथ 3 टाइप के एंडोस्पर्म पढ़े थे कि एंडोस्पर्म कितने टाइप के होते हैं, 3 टाइप के। कौन कौन से 3 टाइप के एंडोस्पर्म होते हैं? सबसे पहले होते हैं न्यूक्लियर एंडोस्पर्म, फिर होता है हमारा सेल्यूलर एंडोस्पर्म और फिर होता है हमारा हेलोबियल एंडोस्पर्म। जो न्यूक्लियर एंडोस्पर्म है ये है कोकोनट वाटर। जो कोकोनट वाटर है वो किसकी फॉर्म में होता है? वो न्यूक्लियर एंडोस्पर्म की फॉर्म में होता है। न्यूक्लियर एंडोस्पर्म में क्या होगा कि पूरे एरिया के अंदर सिर्फ न्यूक्लियस प्रेजेंट होंगे और वहां पर सेलुलर डिवीजन नहीं होगा, सिर्फ न्यूक्लियस इस तरीके से भरे हुए होंगे, तो वो तो कोकोनट वाटर हो गया। जब इनके अंदर सेल फॉर्मेशन होने लगती है, जब ये ऐसे करके सेल्स बना लेते हैं, सेलुलर स्ट्रक्चर बना लेते हैं, ये इन्होंने सेलुलर स्ट्रक्चर फॉर्म कर लिया। जब सेलुलर स्ट्रक्चर बन जाएगा तो ये कहलाएंगे कर्नेल। कर्नेल मींस जो ईडिबल पार्ट होता है, जो नारियल का हम लोग पार्ट खाते हैं वो। तो ये सेल्स जब बन गई यहाँ चारों तरफ तो ये कहलाएगा व्हाइट कर्नल या नारियल का जो सफेद वाला पार्ट होता है वो। और हेलोबियल ये एक अलग ऑर्डर है, हेलोबियल्स ऑर्किड्स का ऑर्डर है, उसके अंदर इस टाइप का एंडोस्पर्म होता है। तो अभी यहाँ पर हमें सही कौन सा ऑप्शन मिल रहा है? सेलुलर एंडोस्पर्म। अगर ये कहता व्हाइट कर्नल ऑफ कोकोनट की जगह पर कोकोनट वाटर तो फिर हम न्यूक्लियर एंडोस्पर्म पे लगाते थे, लेकिन इसने व्हाइट कर्नल पूछा है तो किस पे टिक जाएगा? तो हम लोग का सही ऑप्शन रहेगा सेलुलर एंडोस्पर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। ये नीट 2015 का क्वेश्चन है, नीट 2015 का क्वेश्चन है। उसमें कहा है कि आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट। इस टाइप के क्वेश्चन आपको रेगुलर मिलेंगे जिसमें स्टेटमेंट्स दे रखे हों, क्योंकि ऑलमोस्ट वो सारे स्टेटमेंट हमें कहीं ना कहीं सही लगते हैं। जब आप इसको एग्जाम में पढ़ेंगे सारे स्टेटमेंट सही लग रहे होंगे, बस उसमें ध्यान रखना होगा कौन सा स्टेटमेंट गलत है। पहला कह रहा है एम्ब्रियो प्रोसीड, एम्ब्रियो डेवलपमेंट प्रोसीड, एंडोस्पर्म डेवलपमेंट। जो एम्ब्रियो है वो डेवलप होता है, फिर एम्ब्रियो के डेवलप होने से एंडोस्पर्म का डेवलपमेंट होता है, जबकि ये बात गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि आपको पता है सबसे पहले जाइगोट बनता है और जब जाइगोट बन जाता है फर्टिलाइजेशन से तो उसी टाइम ट्रिपल फ्यूजन में एंडोस्पर्म बनता है और वहीं से एंडोस्पर्म और जाइगोट का साथ साथ डेवलपमेंट होता है जिसमें जाइगोट एंडोस्पर्म को फीड कर लेता है, खा लेता है। तो ये वाला तो ऑप्शन गलत हो गया। सेकंड कह रहा है द प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल, जो प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल है वो बार बार डिवाइड होती है और बनाती है डिप्लॉयड एंडोस्पर्म टिश्यू बनाती है। यहां तक तो ठीक है एंडोस्पर्म डिवाइड हो रहा है, लेकिन डिप्लॉयड एंडोस्पर्म बना रही है ये नहीं, एंडोस्पर्म डिप्लॉयड नहीं होता। उसके बाद कह रहे हैं एंडोस्पर्म डेवलपमेंट प्रोसीड एम्ब्रियो डेवलपमेंट। एंडोस्पर्म डेवलप होता है उससे एम्ब्रियो डेवलप होता है, ये बात तो बिल्कुल गलत है भाई। एम्ब्रियो किससे? एम्ब्रियो जाइगोट से डेवलप होगा। एम्ब्रियो किससे डेवलप होगा? जाइगोट से डेवलप होगा, ना कि एंडोस्पर्म से। लास्ट ऑप्शन में कह रहा है द प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल, जो हमारी प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल है वो लगातार डिवाइड होती है और फॉर्म करती है ट्रिप्लॉइड एंडोस्पर्म, 3n कंडीशन बना लेती है एंडोस्पर्म में। ये बात बिल्कुल सही है कि एंडोस्पर्म सेल डिवाइड हो। यही सेम बात यहां पर भी दे रखी है, लेकिन यहां पर डिप्लॉइड वर्ड जो बोल दिया था इसकी वजह से ये गलत हो गया। यहां पर ट्रिप्लॉइड वर्ड की वजह से ये ऑप्शन बिल्कुल सही है। ये थे हमारे कुछ बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट से आए थे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की सीरीज जो हमारी रहेगी वो ह्यूमन रिप्रोडक्शन से रहेगी, तो इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा देखिए जिसमें आपको ये सारे क्वेश्चन क्लियर हो जाए, क्योंकि अब नेक्स्ट टॉपिक जो हम लोग उठाएंगे वो ह्यूमन रिप्रोडक्शन से रिलेटेड सारे क्वेश्चंस का उठाएंगे। अगर आप चाहते हैं इस टाइप के क्वेश्चंस की पीडीएफ आपको मिल जाए तो आप कमेंट बॉक्स में अपना नेम और अपना कॉन्टेक्ट नंबर लिखकर मैसेज करिएगा, आपको इन सारे क्वेश्चंस की पीडीएफ भी अवेलेबल करा देंगे। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए थैंक यू।